हेलो। हाँ ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बेसिकली हमें पता लगा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। अब सबसे पहला टाइप हमने लिया था पार्टिकल सिस्टम। अगर हमें दिया गया हो, यानी कि एक पर्टिकुलर एक्सिस है जिसके अबाउट कई सारे पार्टिकल्स अगर रोटेट कर रहे हैं, प्योर रोटेशनल मोशन में है, तो आप उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताते हो फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से। एक स्केलर क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यूनिट थी केजी मीटर स्क्वायर। एम होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और आर होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो मल्टीपल पार्टिकल्स के लिए आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालो तो आप सिंपली उन्हें ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। एक रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना। रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट नहीं करते हैं तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ जाती है। ठीक है। तो ये पोर्शन काफी आसान है। थोड़े से बेटर पे चलते हैं, जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। तो अभी तक हमने डील किया है डिस्क्रीट पार्टिकल्स के साथ। डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, पॉइंट पार्टिकल्स थे हमारे पास, और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना सीखा है। पर मान लो कि आपके पास एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, और इस तरह से आपकी एक्सिस है, और इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हो इस ऑब्जेक्ट का। तो मेथड तो वही हो जाएगा। मैं किसी भी जनरल आर पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूंगा डीएम मास का, और इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिख सकता हूं डी आई, जो कि सिंपली क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डीएम। अब ये क्योंकि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्टिकल है, यानी हद से ज्यादा छोटा पार्टिकल है, तो ऐसे आपको बहुत सारे पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे मान लो मैंने दूसरा ले लिया, डीएम मास का ये डिस्टेंस r1 ले ली, ये डिस्टेंस मान लो r2 थी। तो ये जैसे r1 स्क्वायर था, सिमिलरली di2 को आप r2 स्क्वायर इंटू डीएम कह सकते हो। तो जनरल टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप इंटीग्रेट कर देते हो, आप कह देते हो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, जहां डीएम हो जाता है मास ऑफ एलिमेंट जो भी आपने चूज किया है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल मास, और आर हो जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस, ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एलिमेंट की जो हो। नोट डाउन कर लो इसे सभी लोग। ठीक है ना। तो चलो अब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। यानी अगर आपको एक यूनिफॉर्म रॉड दी गई है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मैं एक रॉड ले लेता हूं जिसका मास मान लेते हैं m है और लेंथ जो है l है। अब एक्सिस चूज करनी है आपको, तो एक्सिस मैंने ये चूज कर ली। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब कई लोग ये सोच लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इस रॉड को रिप्लेस कर सकते हैं इसके सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे सारा मास कंसेंट्रेटेड होता है, और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस लेके और सिंपली m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर दें। तो बताओ क्या ये बात सही होगी या गलत होगी। क्या मैं इस पूरी रॉड को इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन थी कि सेंटर ऑफ मास एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि यूज किया जाता है किसी भी रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप किसी भी बॉडी के रोटेशनल मोशन को कभी सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रोटेट भी होती है
तब भी पॉसिबल है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहे। तो याद रखना यहाँ सेंटर ऑफ मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला। तो फिर मैं क्या करूंगा, अच्छा रॉड यूनिफॉर्म दी गई है, इसका एक फायदा है क्या, हम मास पर यूनिट लेंथ बता सकते हैं। मास पर यूनिट लेंथ इस रॉड के लिए फिक्स होगा। मास पर यूनिट लेंथ को आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो, तो पूरी रॉड का मास m है, तो m मास है l लेंथ का, तो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा आपको मिल गया m/l, है कि नहीं। बस अब बारी आती है मुझे एलिमेंट चूज करने की। तो एलिमेंट में किस तरह से चूज कर सकता हूं, ऑब्वियसली एक्सिस से आपको डिस्टेंस चाहिए, तो मैं एक्सिस से कुछ आगे जाता हूं x डिस्टेंस, और मैं dx थिकनेस का एक एलिमेंट चूज कर लेता हूं, ठीक है ना। इसका छोटा सा मास लिख लेते हैं dm, तो वो ऑब्वियसली हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। लेंथ ऑफ द एलिमेंट क्या है, सिंपली dx है। बस अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, आई आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm। आर की वैल्यू मैंने x ले ली है, तो x स्क्वायर dm की वैल्यू जो है वो लैम्डा dx है। अब बस आपको लिमिट लगानी है। पहला एलिमेंट जो मैं चूज करूंगा वो कुछ यहाँ पे होगा, एक्सिस से उसकी डिस्टेंस क्या होगी 0, और आखिरी एलिमेंट जो मैं चूज करूंगा वो यहाँ करूंगा एकदम एंड पर, तो उसकी डिस्टेंस एक्सिस से कितनी होगी l। लैम्डा क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ सकता है, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से लेके l तक, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा l क्यूब बाई 3, तो लैम्डा की वैल्यू m/l इंटू l क्यूब बाई 3। तो यहां से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एज ऑफ द रॉड ये मिल जाता है ml स्क्वायर बाई 3। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, इसे आपको याद भी रखना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रिजल्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट इट्स एज इज ml स्क्वायर बाय 3। तो ये पहला हमने निकाल लिया एज के अबाउट, ठीक है ना। इसी की जगह मैं अब सेकंड ले लूं, अगर सेकंड केस अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी मैं अब ऐसी एक्सिस चूज करना चाहता हूं जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है। मान लो कि इस तरह की आपकी एक्सिस है, ठीक है। रॉड का मास m है, लेंथ l है, आपको बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सभी लोग ट्राई करो जरा एक बार, सेम एलिमेंट लेना है आपको, बस लिमिट चेंज हो जाएगी। एक बार ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आता है। तो देखो जरा, वही एलिमेंट में लूंगा, यहां से x डिस्टेंस आगे जाके एक dx थिकनेस का एलिमेंट में ले लेता हूं, ठीक है ना। लैम्डा सेम आने वाला है, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, तो छोटा सा dm जो आएगा वो भी आपका सेम आएगा, यानी कि लैम्डा इंटू डी एक्स, जिसे हम m/l इंटू डी एक्स भी कह सकते हैं। अब बस आई आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू m/l इंटू डी एक्स। एक्स की लिमिट अब क्या लगाई जाए एक्स की लिमिट क्या लगाई जानी चाहिए, क्योंकि आप x को यहां से मेजर करना स्टार्ट कर रहे हो, यानी ये पोजीशन है x इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने यहीं से मेजर करना स्टार्ट किया है, तो इस पोजीशन को नाम दूंगा मैं x इज इक्वल टू 0। अब ये लेंथ है आपकी l/2, और ये लेंथ भी है आपकी l/2। तो सबसे पहला एलिमेंट जो आप ले सकते हो सबसे कम x पे, वो ये वाला है। तब x की वैल्यू होगी -l/2, क्योंकि मैंने बीच में क्या माना है, ओरिजिन। और आखिरी एलिमेंट में लूंगा कुछ यहां पर, और तब इसकी वैल्यू होगी l/2। ये आपको मिलेगा m/l, इंटीग्रेशन में सेम चीज आएगी एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट बस -l/2 से l/2 हो जाएगी, है कि नहीं। ये आपको मिल जाएगा कितना, m/l इंटू l क्यूब बाई 3, और लिमिट है इसकी -l/2 से लेके l/2। अगर हम पुट करते हैं वैल्यू, तो हमें मिलेगा m/l, 3 को बाहर ले लेता हूं मैं, ये मिल जाएगा आपको l क्यूब बाई 8 प्लस l क्यूब बाई 8, और सॉल्व करने से आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड ये आपको मिलता है ml स्क्वायर बाय 12। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए। किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज ml स्क्वायर बाय 12। क्लियर हुआ क्या, बोलिए। कोई डाउट किसी को। तो मैं अब कोई भी एक्सिस अगर आपको दे दूं कहीं से भी पास होती हुई, तो आप लिमिट डालना आप सीख गए हो मेरे हिसाब से, है कि नहीं।
क्लियर है सभी को? चलो, तो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि ये मेरी एक्सिस है जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और ये है आपकी रॉड, यूनिफॉर्म रॉड है, और इसका मास m और लेंथ l है। ये एंगल आपको दिया गया है थीटा। तो अब आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ट्राई करो। तो देखो, सब कुछ तो सेम ही है, लैम्डा भी सेम होने वाला है आपका m/l, उसमें तो कुछ चेंज नहीं है। मैं वही करूंगा, यहां से x डिस्टेंस पे जाता हूं और एक dx थिकनेस का एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं। तो dm भी वही आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है ना? अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो I हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm। आर जहां पे होती है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ आ रही है? तो अब ये सोच के देखो कि ये एलिमेंट जो आपने चूज किया है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी एक्सिस से। तो अगर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है इस तरह का, तो ये मुझे फाइंड करनी है। ये मैंने x लिया है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस जो हो जाएगी ये हो जाएगी x sin थीटा। तो मैं सिंपली यहां पे लिख सकता हूं x sin थीटा, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एलिमेंट की, और इंटू dm जो कि हमारा लैम्डा इंटू dx है। लिमिट आपको क्या लगानी है, तो पहला एलिमेंट यहां लोगे आप तब x होगा 0, और फाइनल एलिमेंट आप यहां लोगे तब x होगा l। उसमें तो कुछ बदलाव आया नहीं है। I की वैल्यू जो आपको मिल जाती है, लैम्डा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx फ्रॉम 0 टू l। अच्छी बात यह है कि साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है क्योंकि एंगल कांस्टेंट दिया गया है। तो यहां से मिलता है m/l जो लैम्डा की वैल्यू है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू l। पुट करके सॉल्व करेंगे, I की वैल्यू हमें यहां से मिल जाती है ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। कोई डाउट किसी को? तो एलिमेंट कैसे लिया जाए ये बस हमें क्लियर होना चाहिए। हमेशा रॉड के लिए आप x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का एक एलिमेंट चूज कर लो। क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है ना? बढ़िया। अब मान लो कि मैं ऐसा बोलूं कि रॉड इस तरह से है और आपकी जो एक्सिस है वो भी कुछ इस तरह से है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो ये तो हमें साफ दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, जीरो इस केस में। क्यों हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो? क्योंकि सारा का सारा मास एक्सिस पर ही है, मास की कोई डिस्टेंस नहीं है एक्सिस से, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, जीरो। तो मेनली आपको क्या क्या रिजल्ट याद रखना है। एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml स्क्वायर बाय 3, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12, और अगर एक्सिस रॉड के अलोंग ही है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, जीरो। ये तीन रिजल्ट्स हमें क्या करने होते हैं, याद रखने होते हैं। क्लियर है? चलो, और क्या पूछा जा सकता है, और हमसे पूछा जा सकता है नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए। मान लो कि हमारे पास एक रॉड है जिसका मास हर जगह पे, मास डेंसिटी हर जगह पे सेम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे देता हूं एक रॉड जिसकी लेंथ में ले लेता हूं l, एक्सिस मैंने यही कॉर्नर वाली ले ली है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि ये अगर आप x मानते हो तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x। यानी जैसे जैसे आप राइट में जाओगे, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, मास पर यूनिट लेंथ भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मास कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उससे एलिमेंट सिलेक्शन पे कोई चेंज नहीं आता। मैं क्या करूंगा, x डिस्टेंस पे आगे जाऊंगा और फिर से dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर कर लूंगा और लिख दूंगा उसका छोटा सा मास। छोटा सा मास तो होना चाहिए लैम्डा इंटू डी एक्स। अब पिछले क्वेश्चन में लैम्डा कांस्टेंट हुआ करता था, यहां लैम्डा की कुछ वैल्यू दे दी है तो वो वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको डीएम मिल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से वही आर स्क्वायर डीएम। आर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपने एक्स लिया है तो एक्स स्क्वायर डीएम की वैल्यू लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स।
पहला एलिमेंट जब हम लेंगे तो ऑब्वियसली दूरी क्या होगी 0, और फाइनल एलिमेंट जब आप लोगे तब ऑब्वियसली दूरी क्या हो जाएगी l। लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा x क्यूब dx का फ्रॉम 0 टू l। x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 और i की वैल्यू हमें मिल जाती है लैम्डा नॉट l की पावर 4/4, और ये हमारा आंसर है। क्लियर है क्या सभी को? तो एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लो। मान लो ये रॉड है हमारे पास, और इस बार हमें कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ओके, ये मुझे दिया गया है, या एक काम करते हैं, एक्सिस इस बार भी हम एज वाली ही ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल ही रहेगा। तो मान लो एज वाली ही एक्सिस है, और लैम्डा आपको बस दे दिया गया है लैम्डा नॉट रूट एक्स, ठीक है ना। तो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर रॉड की लेंथ एल है तो। ट्राई करो। चलो देखो, तो इसे भी करने का मेथड एग्जैक्टली सेम है। हम जाएंगे x डिस्टेंस पे और dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना। dm आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो लैम्डा नॉट रूट एक्स इंटू डी एक्स। आई की वैल्यू वही इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, आर हमारे पास x है यानी एक्स स्क्वायर, और dm है लैम्डा नॉट रूट एक्स डी एक्स, लिमिट वही 0 से लेके l तक। आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी लैम्डा नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 + 1/2 यानी कि 5/2 इंटू डी एक्स 0 टू l। इंटीग्रेट अगर आप करते हो लैम्डा नॉट, यहाँ मिलेगा आपको x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 0 टू l। वैल्यू पुट करने पे i की वैल्यू हमें मिल जाती है 2 लैम्डा नॉट बाय 7 इंटू l की पावर 7/2। कोई डाउट किसी को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। अब मान लो कि आपको एक यूनिफॉर्म रिंग दी गई है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये हमारी रिंग है, मास m दे देता हूं मैं इसका, और रेडियस r दे देता हूं मैं, और एक्सिस हमें ये लेनी है। एक्सिस का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, अगर आपकी रिंग ऐसे है तो हमारी एक्सिस इस तरह से। समझ आया? अब भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। अगर आप रिंग के ऊपर कोई भी छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करने की कोशिश करो डीएम मास का, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी? बोलो भाई। अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं तो उसकी एक्सिस से डिस्टेंस तो आर रेडियस ही रहने वाली है। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लिखते तो वो क्या आता, वो आता भाई आर स्क्वायर इंटू डीएम। फिर आप उसके पास में एक एलिमेंट लेते, उस एलिमेंट की भी डिस्टेंस क्या रहती, आर ही रहती, तो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते, वो भी आता आर स्क्वायर डीएम। ऐसे आप अपने पूरे जीवन में लिखते रहते हैं हमेशा हर एक एलिमेंट के लिए। तो कॉमन सेंस से हमें समझ आ रहा है कि ओवरऑल अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो डीएम 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 सारे डीएम मिलके क्या बन जाते, इफेक्टिवली टोटल मास एम बन जाते कि नहीं, और आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाता। तो यहां से फॉर्मूला सिंपली आ जाता है एम आर स्क्वायर। सीधी सी बात है, क्योंकि एक्सिस से पूरे मास की डिस्टेंस आर है, तो इफेक्टिवली टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाना चाहिए, एम आर स्क्वायर ही हो जाना चाहिए। तो पहला आपको यही याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग about axis passing center of mass and perpendicular to plane of ring। ये पूरा याद रखना जरूरी है। बात यह है ना, एक्सिस बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। तो याद रखो एम आर स्क्वायर जो फॉर्मूला आया है वो किस एक्सिस के लिए है, ऐसी एक्सिस जो कि रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर है। ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ठीक है ना।
सिमिलरली इसमें अगर मैं ले लेता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, मान लो कि मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग कंसिडर कर ली है, यानी कुछ आधा सर्कल इस तरह से, ठीक है ना। रेडियस उसकी r है और मास जो है उसका वो m है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अगर मेरे पास आधी रिंग है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हो जाएगा? बोलो भाई। नहीं, अभी भी अगर आप देखो तो हर एक छोटा एलिमेंट जो है वो r डिस्टेंस पर ही है, और टोटल मास मिलके तो m ही होने वाला है, तो इसका भी भाई क्या ही आ जाता है, mr² ही आ जाता है। अरे बात समझ आई कि नहीं? बेसिकली जितना मास आपकी एक्सिस से दूर है वो बस आप बता सकते हो। ये है आई अबाउट सेंटर, तो ये हुआ अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस पासिंग द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। याद रखना मैंने यहां पे ये नहीं लिखा कि एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। क्या एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है भाई? क्या एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? नहीं, सेंटर ऑफ मास कहां आता है रिंग का? सेंटर पे थोड़ी आता है। कितनी डिस्टेंस होती है सेंटर से सेंटर ऑफ मास की? 2r/π। वेरी गुड, 2r/π रहती है। तीसरी चीज, मैं अगर आपको एक जनरल आर्क दे देता हूं, मान लो मैंने इस तरह की एक आर्क दे दी जो कि कोई एंगल सबटेंड कर रही है अपने सेंटर पे, मान लेते हैं थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, r रेडियस है और मास जो है वो उसका m है, तो उसका भी आप बता सकते हो क्या? फिर से आप बोलोगे कि भाई m मास टोटल है और पूरे के पूरे m मास की जो डिस्टेंस है वो उसके सेंटर से कितनी आ रही है? r ही आ रही है, तो I फिर से क्या आने वाला है? mr² ही आने वाला है। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको वो जितना भी पोर्शन दे उसका मास अगर m देते हैं तो फिर वो आंसर क्या हो जाता है? mr² हो जाता है। क्लियर है क्या? चलो, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन आर्क cut from a ring, cut from a ring of mass m and radius r if the arc makes an angle of π/2 radian at the center। बताओ भाई। देखो, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। आपके पास पूरी रिंग थी जिसका मास m था और रेडियस r थी, उसका एक क्वार्टर आपने कट कर लिया है, तो अब आपके पास कुछ इस तरह का सेक्शन बचेगा। तो पूरी रिंग का मास अगर m था तो 90 डिग्री सबटेंड करने वाली बेसिकली जो आपकी रिंग होगी, आर्क होगी, उसका मास कितना हो जाएगा? m/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 है। तो m/4 मास r दूरी पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाना चाहिए? m/4 इंटू r², है कि नहीं? मास क्योंकि क्या हो गया है? 1/4 हो गया है बस। तो लैंग्वेज का ध्यान देना, उन्होंने आर्क का जो मास दिया हो वो मास इंटू r² आपका आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। चलो, और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? और कुछ क्वेश्चन आ सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। अब ये सभी क्वेश्चंस हैं
बस मैंने आपको टाइप बता दिया, ठीक है ना। ठीक है, मान लो कि इस तरह की एक सेमी सर्कुलर रिंग आपको दी गई है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको पता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हमें। रेडियस हमें पता है कि r है, और एट एनी एंगल थीटा जो लैम्डा की वैल्यू है वो दे दी गई है लैम्डा नॉट साइन थीटा। यानी जैसे जैसे थीटा बदल रहा है वैसे वैसे मास पर यूनिट लेंथ भी बदलता जा रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो अब आपको बताना है कि इस सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो याद करो, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में किया था, वैसे ही यहाँ पे थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लो, उसका छोटा सा मास लिखो, उसकी दूरी ऑब्वियसली एक्सिस से r होगी, तो dm इंटू आर स्क्वायर, और उसे इंटीग्रेट कर दो। ट्राई करो एक बार। चलो देखो, तो क्योंकि थीटा पे डिपेंडेंट आपका लैम्डा है, तो मैं थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस का ये एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं। रेडियस अगर r है तो आपको इसकी लेंथ पता होगी, r को लेंथ हो जाती है एंगल सबटेंडेड इनटू रेडियस, तो ये हो जाएगा आपका आर डी थीटा। तो इसका dm छोटा सा मास अगर मैं लिखूं तो वो होना चाहिए इस थीटा पे जो भी लैम्डा हो इनटू इसकी लेंथ हमारे एलिमेंट की जो कि है आर डी थीटा। तो dm लिखना ही मेन चीज थी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं इनटू आर डी थीटा। अब ये एलिमेंट जो मैंने चूज किया है व्हाइट कलर का, उसकी डिस्टेंस आप एक्सिस से देख सकते हो भाई कितनी है, r है। तो बस I हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर क्योंकि r एक्चुअली डिस्टेंस है, इंटू डीएम जो कि आपका लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू आर। आर क्यूब आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा साइन थीटा डी थीटा। अब पहला एलिमेंट जो आपने लिया होगा वो कुछ यहां लिया होगा, तब आप देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, 0। और आखिरी एलिमेंट जो आप लोगे वो आप यहां पे लोगे, तब थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, पाई। अरे समझ आती है बात? अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा हमारे पास आ गया और लिमिट है 0 से पाई। ये मिलेगा आपको आर क्यूब, एक लैम्डा नॉट था, पता नहीं कहां खो दिया मैंने, ये रहा लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट यहां बचेगा माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। लिमिट वैल्यू पुट करेंगे 2 आर क्यूब इंटू लैम्डा नॉट, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास वेरिएबल मास वाली सेमी सर्कुलर रिंग है, फॉर वेरिएबल मास टेक एलिमेंट एट थीटा ऑफ थिकनेस डी थीटा। ये बात बस आप याद रखो। क्लियर है क्या? मेनली अगर मैं बोलूं अभी तक जो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है, लेकिन रिजल्ट अब तक सिर्फ हमने पढ़ा है एज के अबाउट ml²/3, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड के अबाउट ml²/12, रिंग का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²। सिर्फ 3 रिजल्ट हैं स्टैंडर्ड जो आपको याद रखने हैं, बाकी सब क्वेश्चंस हैं, बाकी सब रिजल्ट नहीं है। ठीक है, अगला शेप जो हमें कंसिडर करना होता है वो हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो रिंग और डिस्क में अंतर होता है, रिंग में बीच का मटेरियल नहीं होता और डिस्क में पूरा खचाखच मटेरियल भरा होता है। तो इस तरह की हमारी डिस्क है, मान लेते हैं ये सेंटर हो गया, ये उसकी रेडियस है r, और एक्सिस ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो अबाउट एक्सिस पासिंग सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अगर डिस्क का मास m है तो। ठीक है, कैसा एलिमेंट लेना चाहिए, किसी को कोई आइडिया? ये ऐसी सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन भी ड्रॉ कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है ना, m और r। बिल्कुल, तो इसमें क्या किया जाता है कि आप रिंग का एलिमेंट लेते हो। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से
x दूरी आगे जाके एक रिंग कंसिडर करता हूं जिसकी थिकनेस में ले लेता हूं dx। बात समझ आई? अभी तक सारा जो मास था वो एक लेंथ में डिवाइडेड था, भले वो रिंग हो या वो रॉड हो, मास लेंथ में डिवाइडेड था। यहां मास एरिया पे डिवाइडेड है, तो हम यहां पे डिफाइन करते हैं सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी जिसका मीनिंग हो जाता है मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया। तो पूरी डिस्क का मास जो है वो m है, डिस्क का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है। तो सिग्मा से हम सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं और वो हो जाता है m बाय पाई आर स्क्वायर। अरे है कि नहीं? ठीक है ना? ये मुझे मिल गया सिग्मा। अब मैंने क्या किया है, x दूरी पे जाके एक dx थिकनेस की रिंग कंसिडर कर ली है, तो मुझे dm लिखना पड़ेगा। dm हो जाएगा सिग्मा मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द रिंग। याद रखना, अगर आप पाई एक्स स्क्वायर बोलते हो तो वो गलत है, क्योंकि वो तो एरिया ऑफ डिस्क होगा एक्स रेडियस की। एरिया ऑफ रिंग, जब भी आप एलिमेंट लो रिंग का, तो याद रखो एरिया के लिए लेंथ इंटू थिकनेस लिखते हैं हम। तो लेंथ हो जाएगी इस रिंग की सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई एक्स, और इंटू थिकनेस मैंने बताई दी है dx। बात समझ आई? ये हुआ है छोटा सा एरिया dA, स्मॉल एरिया। तो याद रखो रिंग एलिमेंट के लिए, अगर आप रिंग एलिमेंट चूज कर रहे हो तो उसके लिए जो एरिया आप लिखते हो वो हो जाता है उसकी सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस। बहुत ही जरूरी पॉइंट। ये मैंने लिख दिया डीएम। अब भाई अब क्या बात है, छोटी सी रिंग का मुझे पता ही है क्या होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर, और एक्स रेडियस की मैंने रिंग ली है तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। रिंग का हमने याद किया ना अभी, एम आर स्क्वायर फॉर्मूला। तो बस इस छोटी सी ग्रीन रिंग का मास डीएम है और उसकी रेडियस एक्स है, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ऐसी छोटी छोटी रिंग जब आप लोगे, तो सबसे छोटी जब लोगे तो x की वैल्यू 0 होगी, और सबसे बड़ी जो कॉर्नर पे आप लोगे तब x की वैल्यू जो है वो r होगी। तो ये 0 से लेके r तक इंटीग्रेशन में चला जाता है। यहाँ आ जाता है सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 0 टू r। 2 पाई सिग्मा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम 0 टू r। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 पाई इंटू सिग्मा है m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इंटू एक्स की पावर 4/4 यानी r की पावर 4/4। और यहां से आपको फॉर्मूला जो मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, वो मिल जाता है mr²/2, यानी रिंग का हाफ। कोई दिक्कत किसी को? डायरेक्ट रिजल्ट है, ये रिजल्ट भी हमें याद रखना है, mr²/2। अच्छा, इसी में ये चीज भी याद रखना, और ये क्वेश्चन तो जेई एडवांस में पूछा गया था, हालांकि बहुत पहले पूछा गया था जब लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे मतलब जब कोचिंग वगैरह नहीं होती थी। उन्होंने पूछा था कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना, आर रेडियस की सेमी सर्कुलर डिस्क है, जिसका मास उन्होंने दे दिया था m, और यही एक्सिस ले ली थी, और पूछा था कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगा? तो आंसर भाई वही था, mr²/2 ही रहेगा। क्यों? क्यों mr²/2 ही रहा? अरे भाई पूरी डिस्क होती थी, m मास की होती थी, तो mr²/2 आता था। अब ये आधी डिस्क है, उसका भी मास कितना है? m ही तो है। तो ऐसा सोच के देखो कि अगर ये पूरी होती तो इसका मास कितना हो जाता? 2m हो जाता। तो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता 2m इंटू r²/2, और आधी है इसलिए आप पूरे का हाफ कर देते। तो इफेक्टिवली देखो वही तो आंसर आ गया। टोटल अगर मैं इसका मास m दिया है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही इमेजिन करके कि पूरी होती तो 2m मास होता, तो 2m r²/2 फॉर्मूला लग जाता। अब है तो आधी, तो एक्चुअली हाफ कर दिया।
तो इफेक्टिवली क्या आंसर आना चाहिए था, वही mr²/2। अगर मैं क्वार्टर डिस्क दे दूं m मास की तो क्या आ जाएगा, बोलो भाई। अगर मैं आपको एक क्वार्टर डिस्क दे देता हूं इस तरह से, m मास और r रेडियस की, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, mr²/2 ही रहेगा, क्योंकि आप कुछ बदल नहीं रहे हो। जब तक मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और पूरी चीज का मास m है, तो mr²/2 ही आना चाहिए। क्लियर है क्या बात, बोलो भाई। बस अब जो क्वेश्चन है ये मेडिकल वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ जेई के लिए है। तो उसमें क्या किया जा सकता है, आपको नॉन यूनिफॉर्म डिस्क दी जा सकती है, ठीक है ना। ये आपकी एक्सिस हो गई, आर रेडियस की डिस्क है और नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है, यानी इसका सिग्मा वेरी कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्क जिसका सिग्मा आपको दिया गया था सिग्मा नॉट इंटू x², वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट। ये जो इस तरह से एक्सिस बनाई गई है, वही एलिमेंट लेना है, वही सेम इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, ट्राई करो सभी लोग। चलो देखो, तो वही करेंगे हम, x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस की एक छोटी सी रिंग कंसिडर कर लेंगे, है ना। और इसका हम लिख देंगे dm, छोटा सा मास क्या हो सकता है, वो हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा इंटू इसकी लेंथ जो कि 2πx और इंटू dx। बस सिग्मा की वैल्यू दी गई है सिग्मा नॉट x², तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इंटू dx। फिर से छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वही आएगा dm इंटू x², छोटी सी रिंग के लिए, इसी को इंटीग्रेट करना है, पुट कर दो वैल्यू। ये हो गया सिग्मा नॉट 2πx³ dx इंटू x², 0 से लेके r तक हम रिंग्स कंसिडर करेंगे। 2π सिग्मा नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x की पावर 5 dx फ्रॉम 0 टू r, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन x की पावर 6/6। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा 2π सिग्मा नॉट r की पावर 6/6, यानी कि पाई सिग्मा नॉट, ठीक है ना, r की पावर 6/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस कुछ लोग टफ मानते हैं, पर मुझे नहीं लगता ये टफ है अगर आपको पता है कि कैसा एलिमेंट चूज करना है। सिंपल इंटीग्रेशन रहता है इसके अंदर। क्लियर है क्या सभी को, बोलो भाई। क्लियर है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हो जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर। तो मान लो कि मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है इस तरह से और यूनिफॉर्म है, मास m है इसका, रेडियस r है इसकी और लेंथ l है इसकी, और इस तरह से हमें एक्सिस दी गई है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो क्या आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप देखो तो इमेजिन करो एक आपके पास हॉलो सिलेंडर हो और उसके बीच से एक्सिस पास कर रही हो, तो इस सिलेंडर का हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से कितना होगा, क्या मुझे कोई बता सकता है। इस सिलेंडर का जो भी पार्टिकल होगा उसका डिस्टेंस एक्सिस से तो आर ही होने वाला है, और टोटल कितना मास है आर डिस्टेंस पे, m मास है आर डिस्टेंस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाना चाहिए भाई, mr² हो जाना चाहिए कि नहीं, बोलो भाई, है ना। तो ये भी याद रखना, हॉलो सिलेंडर के लिए mr² हो जाता है। अगला मैं लेने वाला हूं नॉन यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर। नॉन यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर, अब मान लो आपका सिलेंडर नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कुछ ऐसा है टूटा फूटा, पर है तो ये सिलेंडर ही,
और इस तरह से आपको एक्सिस दी गई है, मास m ले लो, रेडियस r ले लो, लेंथ से कुछ फर्क पड़ता नहीं, हम समझ गए हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो इमेजिन करो आपके पास एक सिलेंडर हो जो बीच से ऐसे रैंडमली टूट जाए, अभी भी हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस से कितनी होगी? हर एक पार्टिकल जो सिलेंडर के ऊपर है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? अरे आरी तो होने वाली है, कुछ बदलेगा क्या? नहीं बदलने वाला, क्योंकि आप तोड़ भी दोगे सिलेंडर को कैसे भी, और बचे हुए पोर्शन का मास अगर m है तो इफेक्टिवली अभी भी m मास r डिस्टेंस पर ही है। तो आंसर तो अभी भी क्या आ जाता है? mr² ही आ जाता है। यानी हॉलो सिलेंडर अगर आपका यूनिफॉर्म है या आपका हॉलो सिलेंडर नॉन यूनिफॉर्म है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है? mr² ही आता है। और यही मैं नोट करा के एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक रिंग हो, एक रिंग हो, ठीक है ना, जिसका नॉन यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, यानी कहीं से भारी है, कहीं से हल्की है, इस तरह की सिचुएशन दी गई हो, तब भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई mr² ही आएगा। क्यों? क्योंकि कहीं से भारी हो, कहीं से हल्की हो, पर टोटल मास जो r डिस्टेंस पे है वो तो m ही रहने वाला है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr² ही आने वाला है। थोड़ी बहुत फील आने लग गई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं, कि कैसे हम पता लगा रहे हैं इफेक्टिवली मास की दूरी एक्सिस से कितनी, और उस हिसाब से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? चलो और देख लेते हैं। तीसरा हो जाता है आपके पास यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, तो कई बार जब 3D ऑब्जेक्ट्स दी जाएं तो एक ट्रिक काम कर जाती है, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है कि आप अपनी 3D ऑब्जेक्ट को पिचका सकते हो। पिचका सकता हूं मतलब 2D में पिचका सकते हो। जैसे ये सिलेंडर था, आप इमेजिन करो जरा, अगर आप इस सिलेंडर को कंप्रेस कर देते, पिचका देते, ऊपर और नीचे से पिचका के फ्लैट कर दो, तो ये किस चीज में कन्वर्ट होता? क्या मुझे कोई बता सकता है? ये जो सिलेंडर है जो आपको दिख रहा है, इसको अगर आप पिचका देते हो तो ये क्या बन जाता है? एक रिंग बन जाता है। तो ये रूल याद रखना, एक ट्रिक टाइप है कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को मैं पिचका के 2D बना सकता हूं, अगर मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चेंज कर रहा इस प्रोसेस में। तो जब आप ऑब्जेक्ट को पिचकाओ तो मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलना चाहिए। यानी जब ये 3D शेप में था तब भी सारा मास r दूरी पे था, और जब मैं इसे कंप्रेस करके एक रिंग बना दूंगा तब भी सारा मास r दूरी पर ही रहेगा, और जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन पहले था वैसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी रहेगा। बात समझ आती है कि नहीं? अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपके 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करने से मास का डिस्टेंस, बेसिकली मास का वेरिएशन फ्रॉम द एक्सिस चेंज हो जाए, तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करती। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर हमारे पास है, तो जो भी इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं इसे पिचका देता हूं तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बोलो भाई, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर आप इसे कंप्रेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा? कोई बता सकता है मुझे? अगर मैं इसे कंप्रेस करता हूं तो ये मात्र एक डिस्क बन के रह जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या आ जाएगा? जो डिस्क का आता है, यानी mr²/2। तो याद रखना, सॉलिड सिलेंडर अगर हमें दिया गया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे नोट में लिखाना चाहता हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझी है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ सिलेंडर बोला गया है तो वो सॉलिड सिलेंडर ही होता है। इफ इन अ क्वेश्चन a cylinder is mentioned a cylinder is mentioned it is solid cylinder। आगे चल के आप देखोगे कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्फीयर लिख दिया है तो भी आपको सॉलिड ही मानना है। आप ये चीज मान के चलो कि जब भी कोई 3D हॉलो चीज होगी तो वो मेंशन करेंगे कि हॉलो सिलेंडर।
लेकिन अगर सॉलिड सिलेंडर है तो वो सॉलिड नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ सिलेंडर लिखेंगे। सॉलिड स्फीयर है तो वो सॉलिड नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्फीयर लिखेंगे। अगर सॉलिड कोन है तो वो सॉलिड नहीं लिखेंगे, सिर्फ कोन लिख देंगे। बात समझ आ रही है? तो अगर हॉलो होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, ठीक है ना। अगर वो सॉलिड होगा तो फिर सिर्फ सिलेंडर, सिर्फ स्फीयर, इस तरह की चीजें लिख दी जाएंगी। अब यही सिलेंडर अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो फिर आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। करेगी क्या? बोलो भाई। नॉन यूनिफॉर्म यानी टूटा फूटा हो जाए तो फिर काम नहीं करेगी। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म है, अभी ये थोड़ी अजीब सी बात हो गई, मतलब सिग्मा सिर्फ एक्सिस से चेंज हो रहा है, एक्सिस की डिस्टेंस से, तो फिर ये डिस्क वाला जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि इतना मुश्किल कभी आता नहीं है। तो अभी के लिए तो सिर्फ हम क्या याद रखेंगे, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, mr²। और यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²/2। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हो जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। अब मान लो कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, इस तरह से एक प्लेट दी गई है और मुझे एक्सिस दे दी गई कुछ इस तरह से, और मुझसे बोला गया है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा। ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, ठीक है। तो मैं अपना ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, तो मैं पहले एक बार करके दिखाता हूं कि मेथड क्या होता है, और फिर इसकी एक ट्रिक सीख लेंगे हम, कोई भी प्लेट हमें दी गई हो। तो मेथड क्या है वो देखो। ऑब्वियसली मैं x डिस्टेंस पे जाऊंगा, ठीक है ना, और एक dx थिकनेस की स्ट्रिप कंसिडर करूंगा। जैसे रॉड में आप एलिमेंट लेते थे, यहां मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रिप कंसिडर कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ का सिग्मा मुझे पता है, मास है अगर इसका m, तो वो एरिया में डिवाइडेड है l² में, है कि नहीं। dm की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस स्लैब, ये रेक्टेंगल जी ऑरेंज कलर की जो है, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ जो कि l है, इंटू थिकनेस जो कि dx है। रेक्टेंगल का एरिया हम सभी को पता है। अब इस पूरी स्ट्रिप की डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है, x है, तो इस पूरी स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए, x² इंटू डीएम, क्योंकि पूरा डीएम मास, देखो आप पूरे के पूरे डीएम मास की दूरी एक्सिस से कितनी है, x ही है, तो डीएम इंटू x² आना चाहिए। बस ऐसी स्ट्रिप आप 0 से लेके l तक कंसिडर करोगे। इंटीग्रेट अगर मैं करूं तो वैल्यू क्या मिलेगी, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² सिग्मा इंटू एल इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू l। ये आएगा x³/3, तो सिग्मा हो गया m/l² इंटू एल बाहर आ गया l³/3। सॉल्व करने से आपको i क्या मिलता है, ml²/3। और यही देख के हमें एक ट्रिक समझ आती है। ये फॉर्मूला पहले भी आ चुका है, कहाँ आया था भाई, ये फॉर्मूला पहले कहाँ आया था, ये फॉर्मूला पहले आया था एज ऑफ द रॉड के लिए, आया था कि नहीं, ml²/3। तो यहां बस वही चीज हो जाती है, आपको ये याद रखना है, एनी स्क्वायर, नोट बना के लिखा रहा हूं मैं ताकि टाइम पास ज्यादा ना हो, एनी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेट, एनी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेट behaves like a rod, behaves like a rod of length equal to the dimension perpendicular to the axis, perpendicular to the axis। क्या मतलब हुआ भाई इसका, एक्सिस अगर आपको पता है तो उससे परपेंडिकुलर जो डायमेंशन हो उस लेंथ की रॉड बस आप इमेजिन कर लो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है इस तरह से, ठीक है ना, एल और एल, और एक एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है इस तरह से,
तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसे आप इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकते हो, ये एक्सिस, और रॉड को आप ड्रॉ कर दोगे किस लेंथ की? तो ये अगर एक्सिस है तो इससे परपेंडिकुलर डायमेंशन की लेंथ कितनी है? L। तो मैं एक रॉड मान लूंगा कितने लेंथ की? L लेंथ की। अब आपको पता है कि रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता है भाई? ml²/12 आ जाता है। तो वही आंसर इसका भी है। और देखो, मान लो अब मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जहां ये लेंथ A है और ये लेंथ B है, और मान लो कि मैं अपनी एक्सिस ले लेता हूं कुछ इस तरह से, जहां ये डिस्टेंस b/2 है, यानी ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो इसे आप इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकते हो कैसी रॉड? तो आपकी एक्सिस ये हो गई, इससे परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या है भाई? इससे परपेंडिकुलर डायमेंशन की लेंथ है, बोलो सब लोग जल्दी, अरे दिख रहा होगा ना, आंखों का इस्तेमाल करो सभी लोग, भगवान ने दिए तो। ये लेंथ है बेटा परपेंडिकुलर टोटल लेंथ, आधी नहीं, परपेंडिकुलर टोटल लेंथ कितनी है? b। तो ये बन जाएगी ऐसी रॉड जिसकी लेंथ है कितनी? b। तो भाई क्या आंसर आना चाहिए? रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले के अबाउट क्या आ जाता है? ml²/12, लेंथ है b, तो mb²/12। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो भाई, क्लियर हो रहा है? तो कैसी भी प्लेट हो, अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो मैं सीधे सीधे उसे रॉड में कन्वर्ट कर लूंगा। अब जैसे मैं बोल दूं ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ठीक है, और ये है भैया मेरी एक्सिस एज वाली, तो इसे रिप्लेस कैसे करोगे? एक्सिस तो ऐसी की ऐसी, और परपेंडिकुलर लेंथ क्या है? ए या बी? क्या है परपेंडिकुलर लेंथ, ए या बी? ए। तो बस ए लेंथ की रॉड बना दो। अब आपको पता है कि रॉड के लिए एज के अबाउट क्या आता था? ml²/3, एल कितना है? ए, तो ma²/3। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अगर हमें प्लेट दी गई है तो भाई हम तो उसे किस में बदल लेंगे? एक रॉड में बदल लेंगे, और बड़ी आसानी से उसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। क्लियर है क्या? बोलो। एक्सिस डायगोनल हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। डायगोनल के लिए बताना है अगर, तो उसके लिए हमें थ्योरम्स पढ़नी पड़ती हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वगैरह, वो तब आएगा। ठीक है, यहां पे तो आपको सिर्फ क्या करना है? परपेंडिकुलर लेंथ लेनी है। ये मैं स्टैंडर्ड वाले बता रहा हूं। ठीक है, चलो और कुछ। अब दो रिजल्ट ऐसे हैं जो क्लास में मैं डिराइव नहीं करना चाहता। एक तो है कोन और एक है सॉलिड कोन। बाकी स्फीयर में डिराइव करूंगा क्लास के अंदर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। कोन डिराइव करना मुझे को सही नहीं लगेगा, टाइम वेस्ट होता है फालतू। तो सीधे सीधे याद रखना, बहुत ज्यादा आता भी नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म, पहला आ जाता है हॉलो कोन, और दूसरा आ जाता है सॉलिड कोन। ठीक है ना? तो हॉलो कोन में तो एक चीज है जिससे आप बता सकते हो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मैं इसे पिचका सकता हूं? पहले तो ये बताएं सभी लोग, क्या मैं इसे पिचका सकता हूं? m मास है, r रेडियस है और h हाइट है। क्या मैं इसे पिचका सकता हूं? क्या मैं इसे कंप्रेस कर सकता हूं? कर सकता हूं मैं, क्योंकि जब आप इसे पिचका भी दोगे, सोच के देखो, जो मास अभी यहाँ x दूरी पे है, वो पिचकाने पर एग्जैक्टली यहीं तो पहुंच रहा है जो कि खाली जगह थी पहले। तो अभी भी वो कितनी दूरी पर ही आएगा? अरे x पर ही तो आएगा। अरे सोच के देखो, जो मास अभी x दूरी पर है, नीचे से तो खाली है ना कौन हमारा, तो जब आप उसे पिचका दोगे तो उसकी डिस्टेंस अभी भी x ही तो रहेगी, कुछ बदलेगा क्या? तो पहले भी x दूरी पे मास जितना था, अभी भी x दूरी पे मास उतना ही है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो अगर आप इसे कंप्रेस करते हो तो क्या बन जाता है भाई? ये सोच के देखो, कोन को अगर पिचका दिया जाए, टोपी वगैरह बर्थडे वगैरह में मिलती थी, उसको अगर पिचका दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? एक डिस्क बन जाएगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? mr²/2।
सीधे सीधे हमें रिजल्ट याद रखना है। ठीक है ना। इसे इंटीग्रेट करना मतलब इसे फाइंड करना बहुत आसान है, वैसे इंटीग्रेशन बहुत लेंदी नहीं है। y पे जाके dy थिकनेस की एक रिंग कंसीडर कर लेंगे, उसका लिख देंगे, पर क्या मतलब है, आता नहीं है। अगला है मेरे पास सॉलिड कोन। ठीक है ना। तो अगर आपकी ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बात ये है, आप ये सोचो कि मैंने चैप्टर अभी शुरू ही नहीं किया है, समझ रहे हो, चैप्टर हमने अभी शुरू ही नहीं किया है, हम तो सिर्फ अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, जो कि एनएलएम में मास की इक्विवेलेंट है। तो वहां एनएलएम जब शुरू किया था तो मास के बारे में कुछ डिस्कस भी नहीं किया था, यहाँ तो पहले पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखना पड़ेगा, फिर टॉर्क सीखना पड़ेगा, तब जाके चैप्टर स्टार्ट होगा। बात समझ रहे हो, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसके ऊपर। सॉलिड कोन के लिए याद रखो आप, ये आता है 3/10 mr²। 3/10 mr², थोड़ा ऑड सा है, ठीक है ना। तो जो चीज मास को रिप्लेस करने वाली है उस पर हम लोग अभी इतना फोकस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो रिजल्ट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल बेटा याद रखना पड़ेगा। आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे साथ साथ आंसर भी देते जा रहे हैं, यानी उन्हें याद हैं पहले से। तो अपने ही बैच से अगर आप compete कर रहे हो तब भी सोचो, कुछ लोग पहले से आगे हो गए हैं, तो याद तो रखना पड़ेगा बॉस, है ना। ठीक है।